बाबा साहब कह रहे थे जब उनकी लड़ाई, जब वो जा रहे थे इस परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, तो उन्होंने मैसेज दिया था आपको सबको, हमको, कि भैया अगर तुम इस मिशन को, मेरे बड़ी मुश्किल से दुख संकटों से मैं बड़ी पीड़ा सह के इस मिशन को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, अगर इसको आप तुम आगे नहीं ले जा सकते तो कृपया करके इसको पीछे मत ले जाना। और इसीलिए 1956 के बाद वो मिशन लगातार पीछे जाता रहा, तो उस मिशन को दौड़ करके माननीय काशीराम जी ने पकड़ के खींच लिया और आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब उन्होंने DS4 बनाया, वो किसके लिए था? जो व्यापक, जो हमारा जो समाज नौकरी में नहीं था, वर्कर्स नहीं थे, एम्प्लॉय नहीं थे, उस बड़े समाज को लेने के लिए उन्होंने DS4 की स्थापना की और उसके तहत उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। और जैसे ही मूव खड़ा हुआ तो माननीय काशीराम जी ने जो उनका आखिरी, जो उनका सबसे बड़ा जो एक्शन था और एजेंडा था, उन्होंने 1984 में 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन करके भारत के बहुजनों को उनकी राज सत्ता तक पहुंचने का पॉलिटिकल राजनीतिक प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया। मान्यवर काशीराम जी ने, देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। उनकी लड़ाई बाबा साहब के 14 अप्रैल से शुरू हुई। DS4 का गठन उन्होंने कौन सी तारीख को किया था? 1981 को 6 दिसंबर, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन। और बाबा साहब के, और देखिए सब, मैं थोड़ा कंक्लूड ही करूंगा, बाकी तो सब कहानी पता है आपको कि वह कैसे मान्यवर जी लाए, लेकिन इसमें समझ लीजिए, क्योंकि जो बाबा साहब ने, क्योंकि उन्होंने दो चीजें और इसके साथ उन्होंने उस पर निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारे देश में हमारा बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ने का क्या कौन कौन से कारण रहे ना आगे बढ़ने के। एक तो जो 1956 को बाबा साहब ने, 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्ध धर्म का जो उन्होंने, बाबा साहब ने उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसकी दीक्षा ली थी, उसमें लाखों लाख जो लोग हमारे बाबा साहब के साथ जिन्होंने दीक्षा ली, तो उसमें जो पढ़े लिखे कोट पैंट वाले लोग थे ना, तो उन्होंने बाबा साहब का बाकी मिशन छोड़ दिया, बस वो बुद्ध मिशन पे लग गए। और दूसरा, वो नौकरी करते चले गए बाबा साहब की तरह। उन्होंने फुल फ्लैश बाबा साहब की नौकरी कर सकते थे ना, वो भी अपने बच्चे पाल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो क्या, अपनी नौकरी करते करते फिर सबको बोलने जय नमो बुद्धाय, जय भीम, पहले तुम बुद्ध बन जाओ, फिर उसके बाद हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, ये कौन सी बात है? बाबा साहब ने तो शर्त नहीं रखी थी ना। उन्होंने बुद्ध धर्म तो बिल्कुल एंड में आकर के उन्होंने बुद्ध धर्म को, उन्होंने, वो भी एक उनका राजनीतिक उनका अटैक था हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदूवादियों के ऊपर। जाते जाते उन्होंने कहा, मेरे रहते रहते इन्होंने संविधान को भी लागू नहीं किया, मेरे साथ छल किया है, तो मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या करेंगे? तो उन्होंने बुद्ध धर्म जो अडॉप्ट किया, उनका वो आखिरी हमला था इन हिंदूवादियों के ऊपर, और हमारे लोगों को रास्ता देने का उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा उनको, अगर हिंदूवादियों, अगर तुम मेरे जाने के बाद मेरे लोगों को अगर मान सम्मान अधिकार नहीं दोगे तो ये तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। और हमारे लोगों को कहा कि अगर तुम्हें अगर ये तुम्हारा पूरा अधिकार मान सम्मान ना दे तो तुम इस हिंदू धर्म को लात मार करके चले जाना, मैं तुम्हें रास्ता देके जा रहा हूं। तो हम एक कारण उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो लोग पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के साथ वहां बौद्ध धर्म में उनके साथ गए, उन्होंने बाबा साहब का एक्चुअल मिशन नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि पहले बुद्ध बनो, और जो अनपढ़ आदमी है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, जिसकी पिटाई हो रही है गांव गांव में, आप कह रहे हो पहले बुद्ध बन जाओ भैया, फिर हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। और वो भी कब जा रहे हो? हफ्ते में, 10 दिन में, जब तुम्हें छुट्टी मिल रही है, या तुम्हारा समय लिख रहा है, कोट पैंट बाबूजी बन के जा रहे हो। और दूसरा कारण उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि जो हमारे 1956 के बाद जो मिशन चले, दूसरे मिशन, वो अपनी जातियों के मिशन थे। चमारों को इकट्ठा कर रहा है, महारों को इकट्ठा कर रहा है, चंडालों को इकट्ठा कर रहा है। वो जातियों के मिशन में लिपट गए। बाबा साहब ने जब अनटचेबल्स की लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने किसी एक जाति की बात की क्या? तो भाई उसके बाद जो संगठन बने, वो सारे अपनी जातियों के नेता अपनी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो मिशन कहां से आगे बढ़ेगा? तो ये दो बड़े कारण उन्होंने आइडेंटिफाई करे कि 1956 से 1965 तक क्यों नहीं हमारे मिशन को धार मिली, क्यों नहीं? अभी तक तो क्रांति हो जानी चाहिए थी। इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली विचार संघर्ष बाबा साहब का। और दूसरी बात ये
कि जो बुद्धिस्ट मूवमेंट आज भी हमारे देश में चल रहा है वो नाकाफी है, क्योंकि इन्होंने आरएसएस वालों ने 1925 से लगातार अपना बना करके धार्मिक मूवमेंट को, उन लोगों को भी अपने हिंदू बना लिया कि जिन लोगों को सदियों से इन्होंने पीटा सताया, उनको भी आज वो कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं। वाल्मीकि, खटीक, फलाने ढिकड़े, हम कट्टर हिंदू, क्योंकि वो लगातार उनके बीच में काम करते रहे। और हमारा जो धार्मिक मूवमेंट चलना चाहिए था बुद्धिज्म का, हमारे बनते जा ही नहीं रहे जनता में। भाई जा रहे हैं क्या? 1% भी नहीं है अभी भी। 1956 से लेके अभी तक कितने प्रतिशत बुद्ध हैं भारत में? क्यों नहीं है? बाकी जातियों को क्यों भी इकट्ठा करोगे भाई? तो मान्यवर काशीराम जी ने क्या किया? उन्होंने किसी एक जाति का संगठन नहीं बनाया, उन्होंने क्या किया 85%। और वो किससे देखा? उन्होंने देखा महात्मा फुले भी लड़ रहे हैं 85% के लिए, उन्होंने देखा छत्रपति साहूजी महाराज भी सबके लिए लड़ रहे हैं, और मान्य बाबा साहेब वो तो लड़ ही रहे हैं सबके लिए, क्योंकि भारत के संविधान में जो उन्होंने आर्टिकल 13 से और लेकर के और जो 32 तक उन्होंने दिया है, उसमें इस देश के ढोल गवार शूद्र पशु नारी तमाम को उन्होंने अधिकार दिए, चाहे मेहनत कश हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो, उनको सबको इक्वल राइट दिए कि नहीं दिए? तो इसलिए उन्होंने बाबा साहब की जो लड़ाई, उन्होंने मान्यवर काशीराम जी का जो संघर्ष इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि उन्होंने उन 3 महान शक्तियों के, महान नायकों के उस विचार को लेकर के, काम को देख करके, एनालाइज करके, सबको लेकर के इकट्ठा करके चला, और उन्होंने आगे आकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और देखिए मान्यवर काशीराम जी ने ज़्यादा धार्मिक बातें नहीं की, बुद्ध की भी बातें नहीं की हैं, नहीं तो अगर वो ये काम कर लेते तो फेल हो जाते, क्योंकि वहां पर जो आरएसएस लगा हुआ है हमारे बहुजनों के बीच में, SC ST के बीच की जातियों के बीच में, जो रजत समाज है, धोबी समाज है, हमारा जो वाल्मीकि समाज है, खटीक समाज है, हमारे जो सासी हैं, पासी हैं, वो सब में हिंदूवाद घुसा रखा है। अगर मान्यवर काशीराम सत्ता की बात ना करके अगर बुद्ध मूवमेंट चलाते तो वो धाराशाही हो जाता, मूवमेंट भी धाराशाही हो जाता। तो इसलिए वो महान मिशन आगे चला। मेरे को निर्देश हो रहे हैं, आप भी भूखे हो, तो इसलिए जो रोटी की भूख है वो साहित्य की और उसकी मिशन की भूख से बड़ी होती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मान्यवर काशीराम जी की इसको कभी मौका मिलेगा तो फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे बाबा साहब समुंदर हैं, उनका संघर्ष और उनका विचार समुद्र है, उसी तरह मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन है वो भी किसी समुद्र से कम नहीं है। जय भीम साथी। जय भीम जोर की बोलने में मजा आएगा। देखिए, मैं एक होटल कर्मचारी था और मैंने दिल्ली और पूरे देश में होटल कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज किया था बहुत साल तक, 20-22 साल तक। ITDC का अशोक होटल से मैंने शुरू किया था, मेरे फादर भी वहाँ थे। और उसके बाद चलते चलते ट्रेड मूवमेंट से फिर बाबा साहेब एक दिन मिल गए, उनकी किताबें मिल गई, और उसके बाद बहुजन मूवमेंट के साथ लगातार 20-25 सालों से काम करते करते अभी हमें ऐसा लगा पिछले 10 साल में कि अब हमें अपने संविधान का प्रचार करना चाहिए, अपने बहुजन मिशन का प्रचार करना चाहिए, और ख़ासतौर पर SC ST के लिए हमें पूरे देश में काम करना चाहिए। अब जितने भी देश में हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मोर्चा, उसके तहत हम ऑल इंडिया में हम SC और ST के लिए काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पालघर वगैरह में आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाती है, उनके इश्यूज़ को हम दिल्ली में कमीशन में SC ST कमीशन में रेज करके उनकी ज़मीनों का जो भी डिस्प्यूट है उसको हम करवाते हैं। और पूरे राजस्थान, पूरे देश में जहाँ पर भी SC ST एट्रोसिटी होती है, और हमने ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया कि तुरंत कोई एट्रोसिटी मिले तो तुरंत हम उसको सरकार को, उससे जुड़े हुए प्रशासन को तुरंत हम उसका रिपोर्टिंग भेज देते हैं, उसकी कंप्लेंट भेज देते हैं। तो आज मुझे यहाँ पर जय भीम सप्ताह में मुझे कहा गया था कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज और विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को, उनके विचार और संघर्ष को महानायक मान्यवर काशीराम जी ने किस तरह उसको प्रचार किया। अब उसमें सबसे पहले तो
मान्यवर काशीराम जी का, अधिकारी काशीराम जी का, मान्यवर काशीराम बनने का थोड़ा सा उसके ऊपर हम जब समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे उनके मिशन को, कि कैसे उन्होंने इन 3 महानायकों के विचार को और संघर्ष को पूरे देश में एक बहुजन सत्ता के मूवमेंट में तब्दील कर दिया। 1965 में मान्यवर काशीराम जी वैज्ञानिक थे DRDO में, और 1965 में वहाँ का CMD एक ब्राह्मण आ गया। अब उसने एक नोटिस निकाल दिया कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म दिवस की किसी को कोई छुट्टी नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ पर जो अपने SC/ST के कर्मचारी थे, मान्यवर दीना भाना जी, खरपड़े साहब, उनका एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संगठन था, तो लगातार हर वर्ष 14 अप्रैल को वो धूमधाम से मनाते थे वहाँ पर पूना DRDO में, बड़ी वो आयुध कंपनी थी भारत सरकार की। अब वो नोटिस लग गया तो दीना भाना जी 13 अप्रैल को छुट्टी लेने वहाँ पहुँच गए। मान्यवर काशीराम जी अधिकारी के रूप में वहाँ बैठे थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उनको कहा कि भाई कल 14 अप्रैल को मुझे छुट्टी चाहिए। अधिकारी काशीराम जी ने कहा कि भैया ये तो ऑर्डर है मैनेजमेंट का कि आप किसी भी हालत में 14 अप्रैल को छुट्टी नहीं करोगे, सख्त एक्शन होगा, नौकरी भी जा सकती है। लेकिन वो वहाँ एप्लीकेशन छोड़ के चले गए और 14 अप्रैल उन्होंने मनाया, आए नहीं वो। और 15 अप्रैल को जब वहाँ वापस का फैक्ट्री में आए तो गेट पे उनके नाम का नोटिस चिपका हुआ था कि आपको नौकरी से निकाला जाता है। तो दीना भाना जी अपना नोटिस लेकर के बिना किसी दुख मनाए, बिना किसी मैनेजमेंट को प्रोटेस्ट करे, वो सीधे वापस अपने कमरे में आ गए और अपने जाने की वापस तैयारी करने लगे। लेकिन वहाँ दुविधा में पड़ गए जो अधिकारी काशीराम बैठे हुए हैं, उनको ये लग गया कि एक आदमी की नौकरी चली गई और वो उठ तक नहीं कर रहा है, ऐसा 14 अप्रैल को है क्या? क्यों इस कर्मचारी ने जो सरकारी नौकरी को भी कुछ नहीं समझा 14 अप्रैल के, तो उनको एक जिज्ञासा मन में पैदा हुई और उनके वो 5 बजे का टाइम बड़ी मुश्किल से पूरा दिन कटा। 5 बजते ही वो सीधे वहाँ से निकल के अपने ऑफिस से अधिकारी काशीराम जी दीना भाना के क्वार्टर में चले गए, जहाँ अपना सामान वामान लपेट के जाने की तैयारी कर रहे थे और खरपड़े साहब उनके साथ थे। तब उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या है 14 अप्रैल को? तो उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को हमारे महामानव का जन्मदिन है। वो महामानव जिनकी वजह से आज हम इज्जत और मान सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, जिनकी वजह से हमें तन पे कपड़े पहनने का हमें अधिकार मिला है, उस महामानव का जन्मदिन के लिए नौकरी क्या? अगर हमारे जीवन की एक एक सांस भी कुर्बान हो जाएंगी तो हमें परवाह नहीं है। तो अधिकारी काशीराम जी सोचने लग गए, सोच में डूब गए कि भाई मुझे बताओ क्या है, कुछ दो। तो उन्होंने एक किताब उनके पास थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो पुस्तक उन्होंने भगवान दास जी ने उन्होंने दीना भाना जी ने उनको दे दी काशीराम जी को, और काशीराम जी ने उनको कहा कि मेरा इंतजार करना, आपको जाना नहीं है जब तक मैं सुबह लौटूं नहीं, जब तक आप जाएंगे नहीं। और सुबह 5 बजे सूरज की किरणें भी धरती पर नहीं आई थी कि वो वापस अधिकारी लौट के दीना भाना जी के कमरे में आ गए, जहाँ खरपड़े साहब भी उन्हीं के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे, सोए हुए थे। और उन्होंने कहा चाय बनाओ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद ये जो लड़ाई है, इस संघर्ष को मैं तुम्हारे साथ मिल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हारी नौकरी की लड़ाई मैं लड़ूंगा। उस दिन से मान्यवर काशीराम जी, दीना भाना, खरपड़े साहब, इन तीनों ने फिर वहाँ संघर्ष चलाया, कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज किया और 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए लड़ाई ली, और उसके बाद वो सफल हुए। और 14 अप्रैल 1966 14 अप्रैल को वहाँ पर विधिवत रूप से छुट्टी हुई और सबको छुट्टी मिली, 14 अप्रैल मनाया। लेकिन इसी दौरान, क्योंकि वो तो वैज्ञानिक माइंड थे, उनको समझ आ गया उस किताब से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जब उन्होंने पढ़ी, कई बार कहते हैं इतिहासकार रात को बहुत बार पढ़ी,
क्योंकि काशीराम जी के मिशन से जुड़े थे, मिले भी होंगे, बातचीत हुई होगी बहुत सारे सीनियर लोगों से। मैं भी मिला जो मान्यवर काशीराम जी के मिशन में थे। उन्होंने बताया कि काशीराम जी कहते थे मैंने किताब वो बहुत बार रात को पढ़ी, नींद नहीं आई। और उन्होंने फिर वो स्ट्रगल शुरू किया और उन्होंने वहां पर पहला संगठन वहां पर बनाया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कामगार सभा, उन्होंने इस नाम से कल्याण, कामगार कल्याण संगठन नाम से उन्होंने पहला संगठन बनाया। और उस संगठन के तहत उन्होंने कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज करके उनके डे टू डे की लड़ाइयों को उन्होंने आगे लड़ा। और धीरे धीरे वो स्टडी कर रहे थे, उनका मेन मकसद तो स्टडी था। बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते वो दूसरे महानायकों को, राष्ट्रपिता महात्मा फूले जी के संघर्ष को पढ़ रहे हैं। वो उसमें देख रहे हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको 50% 1902 में रिजर्वेशन दिया अपनी उस स्टेट में, अपने राज्य में। और उनको एक और मार्मिक उनको एक उसमें वो जो बार बार वो बोलते थे कि संभाजी साहू जी महाराज ने, उनके वहाँ पर एक दलित कर्मचारी था उनकी स्टेट में, कोल्हापुर में, उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो उनको पानी वानी खाना वाना सर्व करता था, उस समय साहू जी महाराज ने एक दलित अब वो रखा हुआ था अपने यहाँ। तो वहाँ जो अपर कास्ट के जो और अधिकारी थे उससे चिढ़ते थे, उनकी गैर मौजूदगी में उसकी पिटाई की और उसको बोला यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन जब साहू जी महाराज लौटे तो उन्होंने शिकायत की उससे, दलित कर्मचारी ने, तो उनको बहुत गुस्सा आया। साहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी के वंशज, उन्होंने आकर के, और जब उनको साहू जी महाराज ने कहा कि भाई अब इसका किस तरीके से तोड़ निकालें, तो उन्होंने कहा उनकी चाय की दुकान खुलवाई उस दलित कर्मचारी की, गंगाराम कामले, और उनको कहा जो भी प्रोग्राम होता था कि तुम अपनी चाय की दुकान से इनको चाय पिलाओगे। और एक दिन मजाक में कहा कि भाई गंगाराम, आपने तो पूरे शहर की धर्म भ्रष्टी कर दिया, क्योंकि एक अछूत अपनी चाय की दुकान से वो चाय पिला रहा है सबको। और वहीं पर जब उन्होंने देखा कि जो सबसे पहले जो इस देश के अंदर असली लड़ाई शुरू हुई एजुकेशन की, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को, सबसे बड़ी बात उस वक्त जो महिलाओं के विरुद्ध ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब सकल ताड़ना के अधिकारी, और उसमें जो महिला सबसे बड़ा वर्ग, और वो भी इसलिए कि जब उनको उठा के फेंक दिया उस शादी में, मैं शॉर्टकट में इसलिए बता जा रहा हूँ क्योंकि आप खुद स्कॉलर हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मान्यवर काशीराम जी के उस मिशन पे आना लौट के। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो विशेष रूप से उसको अपने दिमाग में रखना है कि जब ज्योतिबा फूले को ब्राह्मण दोस्त की शादी में जाने पे, और उनको वो खूबसूरत नौजवान बढ़िया कपड़े पहन के और टोपी वोपी पहन करके वो नौजवान जब जा रहा है 6 फुट का, उस शादी में उनको पता चला ब्राह्मणों को, ये तो शूद्र है, ये हमारी इस प्रोग्राम में कैसे आ गया, शादी में कैसे आ गया। और उसका दोस्त तो दूल्हा बना घूम रहा था, और उसकी पिटाई की उनकी ज्योतिबा फूले की, उनके कपड़े फाड़े, गालियां दी, बद्दी बद्दी उनको उठा के फेंक दिया। और जब वहीं पे एक नदी है वहां पर जा करके रो पीट करके वहां बैठ के सोच रहे हैं, तो तब उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत प्रतिशोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोचा, उस वक्त 7वीं पास अंग्रेजी बोलते थे, मिशनरी स्कूल का उस समय ग्रेजुएट के बराबर था, तब ज्योतिबा फूले ने प्लानिंग की कि इस ब्राह्मणवाद को, इस मनुवाद को, इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का, इनको कैसे कैसे सबक सिखाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करने का सोचा, और अपनी पत्नी को पहले सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया और उसके टीचर बनाया। उनको 4वीं पास थी, उन्होंने एक मिशनरी स्कूल से, मिशनरी स्कूल था वहाँ पर अहमदनगर में, वहाँ से डिप्लोमा कराया, और उसके बाद उन्होंने 1948 और 49 में पहला स्कूल महिलाओं का शुरू कर दिया, लड़कियों का। और उसके साथ साथ फिर जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने विधवाओं के लिए भी, उन्होंने विधवा विवाह के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई, विधवाओं के लिए उन्होंने शेल्टर होम खोले, उन्होंने दलितों के लिए जो वहाँ पर उस समय महार चमार और मांग, जो उनको उनके विरुद्ध जो लड़ाई थी, उसको लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, और एजुकेशन पे तो उनका साथ खास तौर पे ध्यान था।
और उन्होंने किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपनी किसान का कौड़ा जो उनकी वो पुस्तक है उसमें जो उन्होंने वृत्तांत किया कि कैसे ये मनुवादी दो तरह से लूटते थे उस किसान को जो वहाँ शूद्र किसान थे। एक तो जो वो सरकारी अंग्रेजी सरकार में क्या वो ब्राह्मण उसमें पटवारी वगैरह बने हुए थे अधिकारी, क्योंकि वही पढ़े लिखे थे, वही बन जाते थे उसमें वो अधिकारी अंग्रेजी सीख करके। तो वो उनसे टैक्स के रूप में उनसे गैर जरूरी वसूली करते थे, जो कि स्टेट को भी नहीं पता था, सरकार को भी नहीं पता होता था, जाके डराते थे वो अनपढ़ गरीब किसानों को। तो उनसे वो टैक्स के रूप में वो घूस लेते थे उनको डरा करके। और दूसरी तरफ वो अंधभक्ति के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर वो पूजा करते थे। जब वो धान या कोई फसल नई फसल उगती है तो वो बामण वहाँ जा करके बैठ जाता था पुरोहित, और उनकी वो पूजा करने के नाम पे नए धान की नए अनाज की वो उनसे उसमें चढ़ावा लेने के नाम पर लूटता था। दो तरह से लूटते थे। तो उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने दलितों की उस समय अछूतों की लड़ाई लड़ी, उस समय शूद्र जो खुद ओबीसी थे उनकी लड़ाई लड़ी, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात यह कि एजुकेशन पे उनका सबसे ज़्यादा ध्यान था। जो उन्होंने 2 ट्रस्ट बनाए वो एजुकेशनल ट्रस्ट थे, और साथ में उन्होंने अल्पसंख्यक, क्योंकि मुस्लिम उस समय वो दोनों भाई बहन फातिमा शेख और उनके भाई, उन्होंने क्योंकि जब हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि जब माँ बाप ने निकाल दिया उनको, तो उन्होंने अपने घर में स्कूल खुलवाया। तो अल्पसंख्यकों के साथ मिलके हर समाज के साथ मिलकर के उन्होंने जो 85% का फार्मूला, वहां से मान्यवर कांसीराम जी ने जब देखा कि उन्होंने जो महात्मा फूले जी का जो लड़ाई चल रही है उसमें उन्होंने किन किन वर्गों को लेकर लड़ाई शुरू की है, और फिर जब आकर के देख रहे हैं वो छत्रपति साहू जी महाराज, जब उन्होंने वहां पर अपने 50% पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दिया तो उसमें शूद्र और अनटचेबल आ गए। और उन्होंने अछूत जो हमारे स्टूडेंट थे उनके लिए उन्होंने स्कूल भी बनाया था, जिसमें कि हॉस्टल्स बना करके स्कूल शुरू किया था। तो उनकी लड़ाई वहाँ पर चल रही है। उनके साथ उनके भी इलाके में वहाँ पर मुस्लिम है, उनको भी लेकर के वो काम कर रहे हैं। फिर बाबा साहब की जो लड़ाई मुख्य लड़ाई जो 1919 से शुरू हुई बाबा साहब की, आपको शायद पता होगा, जब वो विद्यार्थी थे और जब वहाँ से पढ़ के आए, इंग्लैंड से लौट के आए, तब उनका पहला जो साक्षात्कार हुआ था, जो बाद में जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरल का जो बुनियाद बनी, साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने जो उन्होंने साक्षात्कार, एक नौजवान आपकी तरह बिल्कुल यंग बाबा साहेब 25-26 साल के जब लौट के आए थे, उन्होंने उनका पहला साक्षात्कार था, और उन्होंने साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने, और उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरल की मांग उन्होंने उस अपने साक्षात्कार में साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने 1919 में रख दी थी अपने अनटचेबल्स के लिए। और फिर आगे बढ़ते हुए बाबा साहब ने जब मूक नायक अपना 1920 में अपना अखबार शुरू किया, जिससे कि वो अपने अनटचेबल्स की लड़ाई को पूरे देश में वहाँ पहुँचा सकते थे, हर जगह पहुँचा सकते थे, वो उन्होंने शुरू किया। 1924 में समता सैनिक दल का निर्माण करके, और जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने चाहे पानी के आंदोलन हो, चाहे फिर उसके बाद काला राम मंदिर प्रवेश का आंदोलन हो, चाहे फिर वो गोलमेज सम्मेलन में हमारे सेपरेट इलेक्टोरल के साथ साथ एक और चीज़ थी, बाबा साहब ने एक और चीज़ मांग की थी, जिसको कि हमें बताया भी नहीं जाता है, समझ भी नहीं आता है। उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट की भी बात की थी उन्होंने, और सेपरेट सेटलमेंट को आज तक छुपाया जाता है। सेपरेट सेटलमेंट के लिए बाबा साहब ने मांग की थी कि जो अनटचेबल्स हैं वो भूमिहीन है सदियों से, सेपरेट सेटलमेंट में सारे जो अनटचेबल्स हैं उनको जमीनों का बंटवारा होना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। इसलिए इस देश की भूमि में आपको इनको जमीनें बांटनी होगी, जिसको कि मान्यवर कांसीराम ने बाद में आकर के अपने मूवमेंट के दौरान उन्होंने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वो सेपरेट इलेक्टोरल की बात मान्यवर कांसीराम जी ने उठाई। अब जब इन तीनों हमारे महानायकों के संघर्ष को देख रहे हैं, वो मान्यवर कांसीराम जी स्टडी कर रहे हैं, तब उन्होंने अपना जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो उनका मोर्चा था एम्प्लॉयज का, उसको फिर उन्होंने कन्वर्ट करके उन्होंने किसमें कर दिया 1973 में बामसेब के रूप में। और उन्होंने बामसेब, उसको था तो वही लड़ाई, लेकिन उसको एक यूनिक नाम उन्होंने उसको दे दिया। और बामसेब की उसमें नेतृत्व में उन्होंने कर्मचारियों को पूरे देश में
जो अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वो इकट्ठा करने का मतलब क्या था, मकसद क्या था? क्योंकि जब मान्यवर काशीराम जी 1965 के उस घटना से लेकर के और 1973 के बाम सेब तक पहुंच रहे हैं, तो उसके दौरान जब बीच में स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने मान्यवर काशीराम जी ने खुद उनकी स्पीच में उन्होंने कहा 1966 में मैंने देखा कि बाबा साहब की जो संवैधानिक अधिकारों की वजह से और जो हमारे दूसरे महापुरुषों की कुर्बानियों की वजह से आज इस देश के अंदर संविधान लागू होने से लेकर 1966 तक करीब 15 लाख SC ST OBC के और माइनॉरिटी के कर्मचारी सरकारी, खासतौर पे SC ST के कर्मचारी उसमें सरकारी नौकरियों में हैं। अब 15-16 लाख से ज़्यादा उस वक्त बड़ा फिगर था, लेकिन उन्होंने अपनी उसमें कहा अपने एक स्पीच में कि जब मैंने सोचा कि भाई बाबा साहब तो 1956 में चले गए, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, और उसके बाद 1956 से लेकर के और आज 1965 तक वो मूवमेंट बाबा साहब का क्यों नहीं खड़ा हो पाया? इतना भारी संघर्ष, इतना जबरदस्त उनका विचार, सब कुछ हमें देख करके गए, लेकिन वो हमारे भारत में वो इस दौरान में एक बड़ा गैप कैसे आ गया? जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ देखा उनको, और वो 1966 में महाराष्ट्र में भी जाकर के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बाबा साहब की विचारधारा बहुत अच्छी है, संघर्ष बहुत अच्छा है, मगर ये हो सकत नहीं। ये अपनी स्पीच में वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि हम सत्ता में आ जाएं, 1-2 सीट के लिए समझौते करने वाले उसमें। और जो दलित पैंथर की बात थी 1973 से ही वो शुरू हुआ था, जब तक मान्यवर काशीराम जी का मूवमेंट काफी आगे बढ़ चुका था। अब जब उन्होंने देखा मान्यवर काशीराम जी ने कि जब यहाँ पर इतना बड़ा गैप आया, तो तब उन्होंने एक फार्मूला इजाद किया, NDS। उन्होंने कहा हमारे इस संघर्ष की जरूरत है, नीड है, कि ये जो बाबा साहब के विचार को और इसको सत्ता की तरफ बढ़ना चाहिए, उसकी जरूरत तो है, नीड तो है, और उसकी इच्छा भी है, डिजायर भी है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ के लिए इन 15 लाख लोगों को इकट्ठा करना होगा, जिससे कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलेगी और जिससे कि इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी मिलेगी, क्योंकि ये कर्मचारी हैं, इनसे थोड़ा धन आएगा तो मूवमेंट को आगे शक्ति से इस प्रचार को बढ़ाया जा सकता है। तब उन्होंने मान्यवर काशीराम जी ने बाम सेब बनाया, और 6-7 साल के बाद जब 80 के दशक में वो पहुंचे, तब उनको एक जरूरत और महसूस हुई कि भाई इन कर्मचारियों को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये इनफ नहीं है उस बड़े प्रचार के लिए, सत्ता की तरफ बढ़ने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना, जब बाबा साहब का मिशन को जब जुड़े मान्यवर काशीराम जी, तब उनके केंद्र में, उनके दिमाग में, उन्होंने भले ही छोटा संगठन बनाया हो वहाँ DRDO से, लेकिन उनके केंद्र में सत्ता, भारत की सत्ता आ गई। और जब उन्होंने पहला संगठन बनाया 1971 में, अनुसूचित जाति जनजाति, तब उन्होंने सबसे पहला क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ी। ये छोटी बात नहीं है, सबसे पहले उन्होंने नौकरी छोड़ी। उन्होंने कहा आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। दूसरा प्रण उन्होंने क्या लिया कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि मैं संपत्ति नहीं बनाऊंगा अपने नाम से, बैंक अकाउंट नहीं खोलूंगा। चौथा उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने परिवार में वापस नहीं जाऊंगा। और उसको लेकर के, और फिर जब प्रचार में वो निकले, और देखिए ये भी बड़ी मजे की बात है, इस पे बहुत सारे लोग कम ध्यान देते हैं, कि जब बाबा साहब का संघर्ष चल रहा है तो बाबा साहब ने प्रतीक के लिए क्या पहना अपने जिस्म पर? कोट पैंट पहनी, कोट पैंट टाई लगा करके वो रहते थे, सूटेड फूटेड, क्योंकि उस समय की जरूरत थी, क्योंकि सदियों से हमें नंगा रखा गया था, कपड़े पहनने से वंचित रखा गया था। इसीलिए वहां पर बाबा साहब को कोट पैंट पहन करके अपने लोगों को ये मैसेज देना था कि ये कोट पैंट भी हम पहन सकते हैं, हमारा अधिकार है, हमारा मानवीय अधिकार है, संविधान का अधिकार है। और जब मान्यवर काशीराम जी
जब उस संघर्ष को शुरू कर रहे हैं 1919 के बाद, और जब वो लड़ाई शुरू हो रही है 1971 में, जब वो प्रचार को शुरू कर रहे हैं बाबा साहब के उस महा मिशन को, सत्ता के मिशन को शुरू कर रहे हैं, तो मान्यवर काशीराम जी ने क्या किया? उन्होंने अपना कोट पैंट उतार दिया। क्या किया? कोट पैंट उन्होंने। लेकिन आज तक, आज भी हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं। उन्होंने क्यों उतारा कोट पैंट? उन्होंने कहा जो मेरा ये विशाल गरीब समाज है, जिनके तन पे आज भी संविधान लागू होने के बाद भी आज भी कपड़े नहीं है, तो उनके बीच में मुझे कोट पैंट पहन के राजा बाबू बन के नहीं जाना है। मुझे इन्हीं की तरह एक सामान्य नागरिक बन के जाना है, जिससे कि ये मुझे कम से कम बिठा करके सुन तो सके, अपना समझ सके। और तब उन्होंने अपने मिशन को शुरू किया। और जब उनको लगा 1980 में कि ये कर्मचारियों को इकट्ठा करना इनफ नहीं है, उस सत्ता की तरफ बढ़ने के लिए खाली इतना नहीं है, तब उन्होंने एक नया संगठन बनाया, व्यापक रूप से समाज के बीच में जाने के लिए, जिसको कहते हैं DS4। देखो बड़ा मिशन है। अब अभी तो मैं काशीराम जी को पहुंचा ही नहीं, 2 मिनट में तो नहीं होगा। बच्चे लोग खाना तो दूसरा सिस्टम भी है ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा 10 मिनट तो चाहिए। अगर नहीं तो फिर अगर छोड़ देंगे तो फिर मुझे फिर कभी आना पड़ेगा किसी उसके लिए। थोड़ा 10 मिनट कम से कम 2, मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि देखो बहुत भूख